हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए हम लोग क्या, जैसे आप लोग को पता है क्या, हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग डिस्क्राइब किए थे। आज हम लोग फोर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपको डिफाइन याद होगा क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिलता है, जो हम लोग कल यहाँ तक हम लोग डिफाइन किए थे फोर्स क्या है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में हम लोग देखेंगे, और फोर्स क्या है उसको भी हम लोग डिफाइन यहाँ पर कर लिया जाए। तो कल इतना देखे थे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या क्या बातें हम लोग सीखने को मिला, यह हम लोग देखे थे कल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उतना तक तो क्लियर होना होगा आपको। अगर नहीं होगा तो फिर से वीडियो आपको रिवाइज करके आपको पीछे से आपका रिवाइज करके आप देख लेंगे आपको यह। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे फोर्स के बारे में, क्योंकि पता है कि फोर्स का डेफिनेशन किससे मिला था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का डेफिनेशन मिला था। आज हम लोग फोर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले डेफिनेशन ऑफ फोर्स को डिफाइन कर लिया जाए। क्या करेंगे बाबू? डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या लिखे हम लोग आज? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बल की परिभाषा। फोर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? बल। बल की परिभाषा। तो कल हम लोग देखे थे बल क्या है, फोर्स क्या है। ठीक है, तो फोर्स कहे थे कि फोर्स अगर किसी बॉडी पर अप्लाई होता है तो जरूर उसके स्टेट में चेंज होता है। यानी उसका स्टेट अगर क्या रेस्ट में है तो मोशन में आने का टेंडेंसी गेन करेगा, या मोशन में है तो या तो स्पीड बढ़ेगा या घटेगा। फोर्स लगने का यही मीनिंग होता है। तो फोर्स को हम लोग डिफाइन करें, क्या लिखेंगे? फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which changes or tends to change that state by external force which changes or tends to change that state। वो क्या करता है, यानी हिंदी में कहा जाए तो बल वह भौतिक राशि है जो उसकी अवस्था में, उस अवस्था में क्या करती है? परिवर्तन लाती है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करती है। बल वह भौतिक राशि है, बल वह भौतिक राशि है जो उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका यूनिट क्या होगा आपको पता है? इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। तो ये बाद में हम लोग डिफाइन करेंगे। और न्यूटन जो कितना को माना गया आपको? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन माना गया। ठीक है, इट्स सीजीएस यूनिट इज डाइन। क्या होता है? फोर्स का सीजीएस मात्रक में डाइन होता है। जैसे आपको पता है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। पहले भी पढ़ाए हुए हैं, ये सब नोट कर लेंगे आपको। यानी बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाती है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करती है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन कितना को माना गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। कोई पूछे बल का मात्रक बताओ, यूनिट बताओ, एसआई यूनिट क्या होगा, तो कहेंगे न्यूटन होता है।
1 न्यूटन कितना को माना गया है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। इस सीजीएस यूनिट क्या होता है बोलेंगे, डाइन, जिसको हम लोग क्या, एक डाइन कितना, ये सब फिजिसिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। एक डाइन कितना को माना गया, इसी को केजी को ग्राम में, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक डाइन माना गया। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक डाइन माना गया, सीजीएस यूनिट होता है। यानी का केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक डाइन कहा गया। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, 10⁵ डाइन। यह क्या आपको फोर्स का डेफिनेशन जो किससे मिलता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिलता है। किससे मिलता है बाबू, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या देखा जाए, टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार, बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। अब देखिए बल के प्रकार में आपको देखेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं फोर्स का रीजन क्या है, तो आपको पता है क्या कि नेचर ने, यानी प्रकृति ने, गॉड ने 3 नेचर बनाया है। एक मास नेचर, एक चार्ज नेचर, एक मैग्नेटिक नेचर। कहीं भी फोर्स एग्जिस्ट करता है, कहीं बल अगर मौजूद है, एग्जिस्टेंस होता है बल का, तो उसका रीजन क्या है, वह या तो मास होगा, या चार्ज होगा, या मैग्नेट होगा। द्रव्यमान के कारण आकर्षण होगा, या आवेश के कारण आकर्षण विकर्षण होगा, या आपको चुंबक के कारण आकर्षण विकर्षण होगा। अट्रैक्शन और रिपल्सन, यही 3 प्रॉपर्टीज के कारण ही अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। मास के कारण ओनली अट्रैक्शन होता है, ठीक है। यानी अगर कहा जाए कि ब्रह्मांड में 3 गुण है गॉड ने बनाया है, और आपसे कोई पूछे पृथ्वी क्यों खींचती है किसी बॉडी को, क्या इसमें है, क्या चुंबक के कारण, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण, क्या चार्ज के प्रॉपर्टी के कारण, नहीं, मास के प्रॉपर्टी के कारण ये पृथ्वी क्या करती है, किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। मास है, द्रव्यमान है, सभी ग्रह एक समान नहीं खींचती है। क्या सभी को, जैसे यहाँ पर आपको खींचने की शक्ति आपको खींच रही है, इसका स्पीड कितना से बढ़ाती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितना से बढ़ाती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 0 है, 1 सेकेंड के बाद इसका 9.8, फिर 1 सेकेंड के बाद 9.8 ऐड करेंगे 19.6। इस तरह से स्पीड बढ़ाती है। कौन, पृथ्वी खींचती है। तो क्या सभी ग्रह एक समान खींचती है, नहीं, सभी ग्रह का मास अलग अलग है। जिसके पास मास ज्यादा होगा उसके तेज रफ्तार से खींच रही होगी, उसके खींचने की शक्ति ज्यादा है, ज्यादा तेजी से गिरेगा। चंद्रमा पर ले जाएंगे, किसी वस्तु को गिराएंगे तो एकदम धीरे धीरे गिरेगा। क्यों, क्योंकि उसका चंद्रमा का मून का मास कम है। जितने भी ग्रह है सबको खींचने की शक्ति अलग अलग है। यह बात आपको पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन में। न्यूटन ने आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया था, आपको बताया गया था आपको, यानी कि ग्रेविटेशन का डिस्क्रिप्शन न्यूटन के द्वारा दिया गया है। जो पढ़ाएंगे आपको, कोई यह सेपरेट चैप्टर है आपको, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, तो 3 प्रॉपर्टीज होता है। ऐसे फोर्स अगर पूछा जाए, पूरा फंडामेंटल फोर्स 4 होते हैं। एक मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज और मैग्नेट के कारण, दोनों प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल पहला द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान के कारण, मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण हम अर्थ पर है, पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं, तो मास प्रॉपर्टी के कारण। दूसरा होता है चार्ज के कारण। तीसरा होता है आपको यह न्यूक्लियर फोर्स, अलग टाइप का फोर्स है, जो न मास पर, चार्ज पर, मैग्नेट किसी पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत शक्तिशाली गॉड ने भरा है, जो डिस्कवरी किया जाता है कि इसका रीजन क्या है। बहुत सारा थेसिस है इसका, इसमें यहाँ पर केवल डिफाइन कर देना है। एक होता है वीक फोर्स, जो हम लोग क्या 1 बाई 1 करके इसको बारी बारी से हम लोग का डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पर केवल डेफिनेशन देना है। ऐसे मोर डिटेल में चैप्टर है आपका न्यूक्लियस का, जो चैप्टर मिलेगा तो उसमें न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ाएंगे। ग्रेविटेशन का चैप्टर मिलेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है। वीक फोर्स का आपको न्यूक्लियस में ही डिस्क्राइब करना है। वीक फोर्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स यानी कि आपको स्थिर वैद्युत की, और चुंबक में चुंबकीय आपको जो मैग्नेटिज्म है, चुंबकत्व संबंधी रिलेटेड उसमें आपको मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताएंगे। ठीक है। यह जो सारी बातें हैं, बल अगर आपसे कोई पूछे कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, कोई बाकी इसी का फॉर्म होता है, ये इसी का फॉर्म होता है। कोई कोई घर्षण बल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, विद्युत चुंबकीय बल है वह, बाकी कोई बल का प्रकार नहीं है, सब इसी का फॉर्म है। जिस तरह से एनर्जी 2 ही होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, बाकी तो क्या उसी का फॉर्म है। केमिकल हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, या आपको बहुत सारा आपको न्यूक्लियर एनर्जी हो, या आपको मैकेनिकल एनर्जी हो, या केमिकल एनर्जी हो, या हीट एनर्जी हो, में थर्मल एनर्जी हो, या साउंड एनर्जी हो, लाइट एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, सब इसी का फॉर्म है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे बल कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तो कहेंगे 4 प्रकार के। ठीक है। तो लिखा जाए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्स। बल 4 प्रकार के होते हैं। एक में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। सॉरी, पहले आपको लिखना चाहिए था ग्रेविटेशनल फोर्स ही सबसे ठीक रहता है। क्या लिखे, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लिखिए। पहला क्या लिखे, 1 नंबर में ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। सेकेंड में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। थर्ड में क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल। फोर्स में क्या लिखेंगे, वीक फोर्स, दुर्बल बल। इधर लिख लीजिए, दुर्बल बल। याद रखेंगे कितने बल होते हैं, बोलो 4। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, दुर्बल बल। यह क्या है बोलेंगे, बल का प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। अब इसको 1 बाय 1 करके हम लोग डिफाइन करें। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसको डिफाइन करें हम लोग। पहला 1 नंबर देकर आपको लिखेंगे,
ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है ये सीखे हम लोग। तो अभी बताए हैं कितने नेचर, 3, मास नेचर, चार्ज नेचर, मैग्नेटिक नेचर। यह जो एग्जिस्ट करता है गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी खींच रही है, कौन सा गुण के कारण? तो मास के कारण, द्रव्यमान के कारण। न्यूटन ने तो क्या कहा है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक वस्तु, क्या मेरे पास मास नहीं है? क्या आपके पास मास नहीं है? दुनिया के प्रत्येक वस्तु में क्या कुछ ना कुछ मास है? कोई क्या कोई हो सकता है 100 ग्राम हो, 50 केजी हो, 200 केजी हो, 60 केजी हो, कुछ ना कुछ तो मास है। तो ब्रह्मांड का प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को खींच रहा है। तो कहाँ हम लोग खींचा रहे हैं? क्यों नहीं खींचा रहे? क्योंकि यह फोर्स नेग्लिजिबल है, नगण्य है। जैसे अगर क्या कोई खर तूर कर, खर से अगर फोर्स लगाए आपको तो क्या आप चलेंगे, महसूस करेंगे? दूभी तूर कर, दूभी से कोई फोर्स लगाए तो क्या आपको उसे चलने लगेंगे? क्या फोर्स वो एक्सपीरियंस करेंगे? नहीं, नेग्लिजिबल है, नगण्य फोर्स है, इसलिए उसको हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। यह बहुत सबसे, मैंने कहा तीनों बल में यह वीक फोर्स है। सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर फोर्स होता है, नाभिकीय बल होता है। सबसे कमजोर है ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसे वीक फोर्स के बारे में वेल डिफाइन नहीं है उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ये कमजोर बल है, यह शक्तिशाली नहीं है। ये देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, न्यूटन ने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम करती है, जैसे दो बॉडी है, दो बॉडी सपोज किया है। फर्स्ट बॉडी जिसका मास m1 है, सेकेंड बॉडी जिसका मास m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? तो दोनों के मास पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको पता है जिस पे मास ज्यादा होती है उसे फोर्स ज्यादा लगता है। क्या सभी ग्रह एक समान खींचती है? नहीं, जिसके पास मास ज्यादा होगा वह ज्यादा फोर्स से खींच रही होगी, जिससे मास कम होगा वह कम फोर्स से खींच रही होगी। मास ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, मास कम तो फोर्स कम। इस रिलेशन को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल, समानुपाती। प्रोपोर्शनल वाली बात है, यानी समानुपात, समान अनुपात में, प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का मतलब बढ़े तो बढ़े, मास ज्यादा तो बल भी ज्यादा है, मास कम तो बल भी कम है। तो इसको संबंध को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल का। और डिस्टेंस दूरी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपात, उल्टा बात है। कोई जैसे दो चुंबक लीजिए, लोहा लीजिए, दूरी पर रखेंगे नहीं खींच पाएगा, दूरी ज्यादा रहने पर, दूरी कम हो गया शक्ति कम हो गया, खींचने की कम हो गया। नजदीक में रखेंगे बल ज्यादा लगेगा, तुरंत खींच लेगा। यानी अगर कोई पूछे दूरी को कम कर दिया जाए तो बल क्या होगा? बढ़ेगा। और दूरी ज्यादा दूरी पर रखेंगे तो इसकी शक्ति क्या हो? खींचने की शक्ति कम हो जाएगी। कम दूरी पर रखेंगे तो बल ज्यादा लगेगा, इफेक्टिव ज्यादा काम करता है। हमारे वैज्ञानिक लोगों ने देखा दूरी को आधा करेंगे 4 गुना बढ़ जाता है, 1/3 करें 9 गुना बढ़ जाता है। इसलिए r² के साथ इनवर्सली में लाया। ये किसने डिफाइन किया? न्यूटन ने। यह ग्रेविटेशनल फोर्स किसने दिया? न्यूटन ने दिया। क्या दिया उन्होंने? या फिगर पहले बना लेंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ, पहले फॉर्मूला, इसको फॉर्मूले चाहिए लिख लिए जाए। द फोर्स, द फोर्स which exist, due to mass property, is known as gravitational force।
वैसा बल जो द्रव्यमान के गुण के कारण होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकाला जाए गुरुत्वाकर्षण बल का। क्या लिखे इसमें? द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स is proportional to product of their masses and inversely proportional to a square of the distance between them। हिंदी में लिख लेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का मान उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या देखें, दो मास है m1 और m2, तो क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू? ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल F समानुपाती प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यह ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई फार्मूला जब भी पूछिए अगर आपसे तो क्या कहेंगे? F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। दो मास, एक m1 एक m2, जैसे कोई कहे 50 केजी है, इधर 100 केजी है, दोनों के बीच 10 सेंटीमीटर है। बताओ फोर्स क्या लगेगा, कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, कितना फोर्स से खींचेगा ये दोनों। तो कौन फार्मूला यूज कर लेंगे? G m1 जो 50 केजी, m2 100 केजी, r के जगह पर दोनों के बीच की दूरी रख लेंगे, मीटर में रखेंगे। आपको पता है जितना भी फार्मूला है उसमें हम लोग क्या पुट करते हैं? ए साइज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है।
जी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे, या यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है कि यूनिवर्स में हर जगह कांस्टेंट की वैल्यू होता है, चेंज करता नहीं है। बाकी कांस्टेंट चेंज भी करता है, बहुत सारे कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसका नाम याद रखेंगे। कैपिटल जी का कहीं कहीं पूछता है लोग कि बताओ कैपिटल जी क्या है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, या सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक। ठीक है, कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है, यह एक्सपेरिमेंटल है। कैपिटल जी का वैल्यू निकाला गया, कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल जी का वैल्यू याद रखेंगे इतना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल का जब भी अगर सूत्र कोई पूछे, फॉर्मूला बताइए, तो F = G, कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें कुछ थोड़ी सी बातें कुछ को हम लोग कर लेते हैं। वेट, या पहले लिखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऐसे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, इसको ग्रेविटेशन चैप्टर ही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व बल, गुरुत्व बल। एम करीम का कल से आपको न्यूमेरिकल कुछ कुछ करेंगे, हम लोग बनाएंगे न्यूटन लॉ मोशन का। एम करीम का क्वेश्चन करेंगे, आप लोग देखेंगे उसको। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल क्या है, जब भी का अर्थ के द्वारा पृथ्वी किसी बॉडी को जितना फोर्स से खींचती है, ऐसे तो गुरुत्वाकर्षण का बल का मतलब हुआ कि हमारे और आपके बीच, किसी अन्य ग्रह के बीच, या किसी भी आपको सैटेलाइट के बीच, यह जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन जनरली जब अर्थ केवल किसी बॉडी को जितना फोर्स से खींचती है, उस फोर्स का नाम रखा गया है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व बल। यानी इसका डेफिनेशन लोगे, द फोर्स attracted by the earth is known as force of gravity, force of gravity। जब पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को खींचा जाता है, उसे गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, यही जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेट, भार।
अब हम लोग क्या लिखे, पहले इसको याद रखें, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कोई पूछे फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, बोलो, तब कहेंगे गुरुत्व बल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से खींचती है उसका नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पृथ्वी को छोड़कर बाकी जो आपका किसी अदर ऑब्जेक्ट्स के बीच जो फोर्स लगता है उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। स्पेशली जो पृथ्वी जब किसी बॉडी को खींचती है उसका नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व बल। ठीक है, यह जो गुरुत्व बल होता है, पृथ्वी किसी बॉडी को जितना बल से खींचती है उसका नाम है भार, वेट कहते हैं उसको, वेट कहा जाता है, भार। देखिए मास और वेट में अंतर है, द्रव्यमान और भार में। भले केमिस्ट्री में परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान करिए, दोनों बात सेम होती है, क्योंकि वो सूक्ष्म चीजों के लिए आप पढ़ते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग फिजिक्स में दोनों में अंतर होता है, द्रव्यमान अलग चीज है, भार अलग चीज है। जैसे 5 केजी 10 केजी यह द्रव्यमान है, लेकिन कभी भी उसको भार हम लोग नहीं कहेंगे। 5 केजी मास है, नॉट आपका वेट। यह आपका भार अलग चीज है। भार का मतलब यह हुआ कि पृथ्वी किसी वस्तु को जो खींचती है उसको भार कहेंगे, उसका यूनिट आपका न्यूटन होगा, भार का यूनिट न्यूटन होगा, जबकि द्रव्यमान का केजी। भार को एक क्या वेक्टर की तरह व्यवहार करेंगे, जबकि मास को कोई वेक्टर की तरह नहीं व्यवहार करेंगे। भार को जोड़ना हो तो वेक्टर की तरह जोड़ेंगे हम। तो देखिए यहां पर जो है, इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम क्या होता है, भार। यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी। गुरुत्व बल, गुरुत्व बल वस्तु के भार के बराबर होता है। ठीक है, वेट भार W बराबर mg। वेयर भार किसके बराबर होगा, पृथ्वी किसी बॉडी को पूछा जाए कितना बल से खींचती है, हमको आपको कितना बल से खींच रही है, तो mg से। जहां m क्या हुआ बोलिए, द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान यानी मास, इसको मास हुआ। और जी को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए, एक्सेलरेशन। स्मॉल जी को क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। इसका वैल्यू कितना होता है, नियर द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के नजदीक में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर है। कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, उसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11, 6.67 गुने 10 का पावर -11। जबकि स्मॉल जी एक त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेट करती है, स्पीड को बढ़ाती हुई। कितना स्पीड बढ़ाती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, हमसे कहे कि आपको पृथ्वी कितना बल से खींच रही है, तो mg से। मेरा मास अगर क्या आपको 50 kg है तो 50 गुने 9.8 यानी 490 न्यूटन से हमको पृथ्वी खींच रही है। ठीक है, यह मेरा आज का क्लास हम लोग क्या देखे, ग्रेविटेशनल फोर्स देखे।
और यह फोर्स के वेट के बारे में हम लोग सीखे। तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।